प्रणाम मित्रों। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो ओशो को नियमित सुनते पढ़ते हैं, फिर भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। उनके अंदर गुस्सा, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, मनमुटाव सब कुछ बना रहता है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज्यादा ओशो को पढ़ते हैं, कितना ज्यादा ओशो को सुनते हैं। मैटर ये करता है आप कैसे पढ़ते हैं, आप ओशो को कैसे सुनते हैं। जी हाँ, ओशो को पढ़ना या यूं कहो ओशो को सुनना भी एक कला है। अधिकतर लोग जब भी ओशो को सुनते हैं या ओशो को पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लोग अधिकतर ओशो को 3 ढंग से सुनते या पढ़ते हैं। एक, हम ओशो को इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उत्तर मिल सके, हमारी जानकारी बढ़ सके, जो हम नहीं जानते वो हमें मिल सके। तो कोई इसलिए सुनता है क्योंकि हम ओशो के प्रेमी हैं, ओशो के सन्यासी हैं और हमको रोज नियमित ओशो को सुनना चाहिए ताकि जीवन रूपांतरित हो सके। तो कोई इसलिए सुनता है और उसको अपने आप को एक जवाब देना है कि हाँ भाई मैं डेली सुनता हूं। तो कोई इसलिए सुनता है कि देखें ओशो ने इस विषय पर क्या कहा है ताकि हमें और नॉलेज मिले। तो कुछ लोग या यूं कहे काफी लोग जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए सुनते पढ़ते हैं। तो जानकारी प्राप्त करना एक बात है, जागना दूसरी बात है। तो ओशो को जो लोग जानकारी बढ़ाने के लिए सुनते हैं वो जानकारी तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जाग जाएं ये जरूरी नहीं। जागने के लिए ओशो को पढ़ना सुनना एक कला के जैसा है। ओशो को लोग कैसे सुनते हैं? इतने व्यस्तपूर्ण जीवन में कोई खाना बना रहा है तो उसने ओशो को ऑडियो चला लिया, तो कोई गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा है तो उसने ओशो को ऑडियो चला लिया, कोई शेव कर रहा है तो उसने ओशो को ऑडियो चला लिया, किसी को नींद नहीं आ रही तो उसने ओशो को ऑडियो चला लिया। ऐसे में आपको लगता है सफिशिएंट है। एक तौर पर आप कहेंगे नहीं बात तो ठीक है, एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो सुन रहे हैं ओशो को, हमें टाइम भी गाड़ी चलाते वक्त मिलता है या जितना भी टाइम मिलता है हम सुनते हैं। ऐसे करने से आपको एक गलतफहमी पैदा होती है कि देखो मैं ओशो को सुन रहा हूं, एटलीस्ट मैं इतना टाइम तो निकाल रहा हूं, उन लोगों से तो मैं बेहतर हूं जो जरा भी नहीं सुनते। लेकिन होता क्या है, आप सुनते हैं, ट्रैफिक में कुछ देख भी रहे हैं और खाना भी पका रहे हैं, शेव भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप बात पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बस उस आवाज में ढल जाते हैं जो आपको सुकून देती है। फिर आप कहते हैं इस सुकून से हमें बहुत शांति मिलती है। ठीक है, मिले भी क्यों ना, ओशो की आवाज में जादू भी है। तो उस जादू भरी आवाज से मन कुछ देर के लिए शांत होना एक बात है, लेकिन निवारण हो जाना या आपका जाग जाना दूसरी बात है। तो एक ये भी कारण है आप सुनते कैसे हैं। कोई लोग कहते हैं ओशो को सुनते सुनते मुझे नींद अच्छी आती है। अच्छी बात है, तो इसका मतलब स्लीपिंग टैबलेट की तरह है, नींद आती है। मैं फिर कह दूं ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप कुछ अच्छा सुन के सोते हैं, लेकिन वो अच्छा आप पर असर करता है, क्योंकि करता होता तो आपके जीवन में एक रूपांतरण आता। ये रूपांतरण जिसे आप रूपांतरण कहते हैं बहुत रत्ती भर है। अभी भी चिंता है, तनाव है, मन मुटाव है, गुस्सा है, वो बहुत ऊंचे लेवल पर है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक और प्रॉब्लम है, जब भी हम ओशो को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में ले आते हैं। हम कोशिश जरूर करते हैं कि ओशो के इस प्रवचन को सुनेंगे, इस विषय पर कुछ सुनेंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढते हैं। ठीक है, ढूंढना भी चाहिए, लेकिन जब हमें जैसे ही कोई अपने लिए अच्छी बात लगती है तो उसमें अटक जाते हैं, मतलब मन वहां रुक जाता है और हम आगे प्रवचन को चलने देते हैं। फिर ओशो आगे जाकर कुछ अच्छी बात करते हैं, हमको लगता है यस ये तो मेरे लिए है, मेरे काम की है, तो माइंड वहां पे चलने लगता है और फिर आगे जाके ओशो कोई और बात कहते हैं। ऐसे आपके लिए 4-5 बातें आपको अच्छी लगती हैं और आप सोचते हैं हाँ ये मैं सोचूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, प्रवचन खत्म होगा, ये मेरे लिए बात है। लेकिन प्रवचन खत्म करते करते बहुत सारी अच्छी बातें हो जाती हैं और आप भूल जाते हैं, मन कहीं ना कहीं उसमें उलझा रह जाता है। तो इस ढंग से भी जब हम ओशो को सुनते हैं तो भी हम सुन के भी वो उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अपनी अच्छी बातों पे छटने या छांटने में लग जाता है, उसको रखने में लग जाता है।
दूसरा ढंग ये होता है कि जब हम ओशो को सुन रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इस बारे में हम पहले से क्या जानते थे। हम अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करने लग जाते हैं। ये तो मुझे भी पता था, ये तो मुझे भी आता था, ये तो मुझे भी मालूम था, ऐसा तो मुझे भी कहना था, ये विचार तो मेरे भी थे। तो कभी कभी हम सुनते सुनते इस चीज में उलझ जाते हैं, इस चीज पे कंसंट्रेट करने लगते हैं। तो यदि आप इस ढंग से भी सुन रहे हैं ओशो को, तो भी आप चूक जाएंगे। और तीसरा, जब हम ओशो को सुन रहे होते हैं तो सुनते सुनते कहीं ना कहीं हम ये भी देखने लगते हैं कि दूसरे को हम कैसे समझाएं। अच्छा, दूसरा यहाँ गलत है, दूसरा ऐसे नहीं करता, दूसरा वैसे नहीं करता, ये उसकी कमी है, ये उसकी खराबी है। जब वो मिलेगी तो हम समझाएंगे और बताएंगे, देखो ओशो भी यही कहते हैं और यही समझाते हैं, तुम ऐसा नहीं करते। तो हम इस ढंग से भी चीजें चुनने लगते हैं। और जब इस ढंग से हम चीजें चुनते रहते हैं, ओशो का प्रवचन चलता रहता है, तो सब मिक्स हो जाता है। तो आप सुन तो कुछ लेते हैं लेकिन अपने ऊपर कोई रूपांतरण नहीं होता। और चौथी चीज होती है, आप अपने लिए जानकारी जुटाते हैं। वाह, मैं पहले इतना कम जानता था, ये भी जान गया। मैं 10 बातें जानता था, 20 जान गया। तो ये सारी बातें ओशो को सुनते सुनते हमारे जहन में आने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत कुछ जान जाते हैं और अच्छी चीज सीखने से चूक जाते हैं। तो अब करें क्या? जब भी आप ओशो को सुन रहे हैं और आपको लगता है ओशो ने कोई ऐसा सेंटेंस बोला है जो आपके लिए सूत्र है, जो आपको रूपांतरित कर सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, उसको सुनते ही कैसेट को या उस ऑडियो को रोक दें और उसको अपने दिन भर जीवन का सूत्र बना लें। उठते बैठते जब भी फुर्सत मिले उस पर काम करें और जब तक उससे पार ना हो जाए तब तक ऑडियो को नहीं चलाएं। या फिर जो आपको सूत्र अच्छा लगा है उसको आप लिख लें और फिर ऑडियो को दोबारा प्ले करें आगे से। फिर आप ओशो को सुनते हैं और कुछ आपको बात काम की लगती है, वो भी अपने काम की, दूसरे को बदलने के लिए नहीं, ज्ञान बगाड़ने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए नहीं, तो उसको फिर लिख लें। और जब 2-4 पॉइंट ऐसे हो जाएं तो फिर उस ऑडियो को रोक दें। तब तक ओशो को दोबारा नहीं सुने जब तक इस पर चिंतन, मनन और मंथन ना कर लें, अपने आप को उनसे उबार ना लें, उभार ना लें। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको ज्ञान के अंदर बटोरते रहेंगे कि भाई ज्ञान बढ़ा लिया तो काम नहीं होगा, तो तब तक ओशो को आगे नहीं सुने, लिख लें। उससे फायदा ये होगा कि आपके जीवन जीने का एक सूत्र ओशो दे देते हैं, तो फिर आप समझते रहेंगे। और जब आप उससे उभर जाते हैं फिर बार बार आपको उस विषय पे सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि लोग ओशो को बार बार भी सुनते हैं। उनको लगता है कि अरे दोबारा सुन लो, वो बात फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। तो बात रिफ्रेश होने से, बात याद होने से, बात जानने से जागना नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ओशो को सिर्फ इसलिए नहीं सुने क्योंकि गुरु हैं, ओशो को इसलिए मत सुने क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं, ओशो को इसलिए मत सुने कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। ओशो को अपने रूपांतरण के लिए सुने। ओशो को ऐसे टाइम पास भी नहीं कि तैयार हो रहे हैं ऑडियो चला ली, खाना बना रहे हैं ऑडियो चला ली, गाड़ी में जा रहे हैं ऑडियो चला ली, उससे कुछ होता नहीं है। थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता होगा लेकिन आत्म रूपांतरण नहीं होता। ऐसे ही आप किताब पढ़ रहे हैं कोई और आपको कोई सेंटेंस अच्छा लगता है तो उसको अंडरलाइन करें, और जब 4-5 सेंटेंस अंडरलाइन हो जाएं तो किसी नए चैप्टर या नई बुक पर ना आए। कोशिश करें कि कुछ दिनों तक उन पंक्तियों पर, उन वाक्यों पर ही काम करें और एक एक वाक्य को पकड़े, एक एक पंक्ति को पकड़े। वो दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, जब तक आप उससे पूरी तरह उभर ना जाएं या उस पर अपना काम ना कर लें, अपने आप पर उसको एक्सपेरिमेंट करके ना देख लें, तब तक आगे ना बढ़े। नहीं तो आप ऐसे ओशो को पढ़ते रहेंगे, सालों सुनते रहेंगे, आपको मजा उनके शब्दों में, उनके मौन में आता रहेगा। थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, उतनी देर के लिए मिलेगी, जैसे आप संसार में आएंगे, परिस्थितियों में आएंगे, मनस्थिति आपकी नहीं बदल पाएगी। तो यदि आप अपनी मनस्थिति को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को वास्तव में रूपांतरित करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ओशो को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं सुने, अपने आप को जवाब देने के लिए ना सुने, सिर्फ इसलिए नहीं सुने वो अच्छा बोलते हैं, बल्कि अपने लिए सुने, उसमें से चुने वो क्या है जो आपको आपके काम के लिए है और उस पर काम करें, दूसरों को समझाने के लिए नहीं।
क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, उनकी एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओशो ज्ञान का भंडार है। और जब हम ज्ञान की बहुत सारी बातें इकट्ठी कर लेते हैं तो हम तर्क देना भी सीख जाते हैं। तो इसीलिए काफी सारे लोगों के साथ यही दिक्कत भी होती है, जो ओशो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तार्किक अच्छे हो जाते हैं। ओशो को सुन के हमें तार्किक नहीं होना, हमें दूसरों की बोलती बंद नहीं करनी, बल्कि हमें अपने शब्दों को बंद करना है, हमें अपनी ही बोलती बंद करनी है, खुद को मौन में ले जाना है। इसीलिए ध्यान रखें और ध्यान रहे, आप कितने घंटों सुनते हैं, कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, ओशो को यदि आप पढ़ सुन रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे या नियमित ध्यान नहीं करें तो भी ये दिक्कत आएगी। तो ओशो को सुने पढ़ें, साथ साथ अपने जीवन में ध्यान को भी एक अभिन्न अंग बनाए, एक अनिवार्य अंग बनाए, तभी आत्म रूपांतरण संभव होगा। वरना फिर आप ओशो को कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, कोई रूपांतरण नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऊपरी सतह पे कुछ बदल गया तो बदल गया, लेकिन सब चीजें अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर चिपकी रहेंगी। यदि ये दो चीज आप साथ के साथ करते रहेंगे, यानी ओशो को ठीक से सुनना जैसा मैंने बताया, और साथ साथ ओशो का ध्यान करना, यदि ध्यान विधियों को आप करते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर आपके जीवन में रूपांतरण अच्छे लेवल पर जरूर आएगा। इस बारे में सोचिएगा कि हम ओशो को वास्तव में कैसे सुनते हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।